अथः मंगलचरणम्। लक्ष्मन् तनोति निर्तरान्नपेकछम्। आहंगेर्यं निदं साखिशिखा प्रबालम्। हेयं प्रियं वरुतं वरुचौजनिघ्नं विघ्नादिभेद शतधारधुरं धरं नः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। आज का शीर्षक है बृहत कथा। आज का शीर्षक है बृहत कथा। पूर्व पाठ का स्मरण करना आवश्यक है। हम थोड़े अंश में पूर्व पाठ का परिचय दे रहे हैं। पूर्व पाठ में कथा तंत्रोपाख्यानम के बारे में जानकारी दिए थे। तंत्रोपाख्यानम पंचतंत्र के समान ही मुख्य कथा के भीतर कथाओं का एक रुचिर ग्रंथ है। इनमें प्रत्युक्त संस्कृत भाषा बहुशः अलंकृत तथा गाढ़ गंधमयी है। तंत्रोपाख्यानम पंचतंत्र का ही एक विशिष्ट चित्रण विवरण है। तंत्रित थाई में तंत्री तथा लोक लाओस में तंत्रई। प्राचीन जावा की भाषा में इस ग्रंथ का पूरा नाम तंत्री कामदह, जहाँ कथामुख में पुलिख मंत्री कन्या का उपाख्यान समझा जाने लगा था। आज बृहत कथा के बारे में जानकारी अभी दे रहे हैं। बृहत कथा लोक कथाओं का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ गुणाढ़ युक्त बृहत कथा है। इसे पंचम शतक की रचना कहा जाता है। मूल बृहत कथा का प्राचीन अनुवाद है
इनके 3 संस्कृत अनुवाद उपलब्ध अभी भी है। पहला है बुद्ध स्वामी कृत बृहत कथा, श्लोक संग्रह। बुद्ध स्वामी पड़ोसी देश नेपाल के रहने वाले थे और उनका समय 8वीं 9वीं शताब्दी माना जाता है। तथा बृहत कथा का प्राचीन अनुवाद है। दूसरा है क्षेमेंद्र चित्र बृहत कथा मंजरी। दूसरा है क्षेमेंद्र चित्र बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र का समय 11वीं शताब्दी कहा जाता है। वह कश्मीर के राजा अनंत के आश्रित कवि थे। इस कृत में 7500 श्लोक है, पर ठीक यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल कथा का कितना संरक्षण हो सका है। बृहत कथा संस्कृत में कथाएं 2 प्रकार की होती है। संस्कृत में कथाएं 2 प्रकार की होती है। एक उपदेशात्मक कथा तथा दूसरा होता है मनोरंजनात्मक कथा। जो कथा उपदेश देने योग्य हो वह उपदेशात्मक कथा के रूप में कहलाए जाते हैं और संस्कृत में जो कथा मनोरंजक के रूप में प्रदर्शित हो उन्हें मनोरंजात्मक कथा कहते हैं। पहले प्रकार की कथाएं में अर्थात उपदेशात्मक कथाएं में पशु पक्षी से संबंध रखती है। ये कथा लौकिक के कथा के रूप में आते हैं। उनका प्रधान उद्देश्य यही रहता है कि उपदेशात्मक रहता है और मनोरंजनात्मक कथा का प्रधान लक्ष्य यह होता है कि मनोरंजन के रूप में पशु पक्षी जीवन से संबद्ध न होकर जीते जागते चलते फिरते मनुष्य के जीवन में संबंध रखती है। मनोरंजक कथाओं का बृहत संग्रह संस्कृत के विद्यमान है।
मनोरंजक कथाओं का बृहद संग्रह संस्कृत में अभी भी विद्यमान है। इन कथाओं का प्राचीनतम संग्रह बृहद कथा में निबद्ध था। इस कथा की रचना महाराजा हाल के सभा कवि गुणाढ्य ने की। इसके रचना काल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ लोग इसे पंचम शतक की रचना मानते हैं, किंतु अधिकांश पैशाचिक भाषा में लिखी गई है। पैशाची भाषा प्राकृत भाषाओं में अन्यतम है। इसके रूप का परिचय तो हमें प्राकृत व्याकरणों से मिलता है, परंतु उदाहरण का से पता चलता है कि बृहद कथा के नष्ट हो जाने से नहीं मिलता। आजकल बृहद कथा के 3 संस्कृत अनुवाद उपलब्ध है। स्वामी कृत बृहद कथा श्लोक संग्रह ये नेपाल के रहने वाले थे और इनका समय 8वीं या 9वीं शताब्दी माना गया है। यह प्राचीनतम अनुवाद यही है। क्षेमेंद्रकृत बृहद कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र कवि कश्मीर के राजा अनंत के आश्रित कवि माने जाते थे। इनका समय 11वीं शताब्दी है। इनमें 750 श्लोक हैं। कविता ऊंचे दर्जे की है। मूल कथा का कितना रक्षण हो पाया है यह कहना कठिन है। सोमदेव कृत कथा सरित सागर, सोमदेव कृत रचित कथा सरित सागर। सोमदेव ये कश्मीर के राजा अनंत तथा क्षेमेंद्र के समकालीन थे। यही सबसे प्रसिद्ध अनुवाद है, जिसमें 24,000 श्लोक
है तथा मंजरी के लगभग तिगुना है। इन तीनों अनुवादे के मूल बृहत कथा का कितना अंश सुव्यवस्थित रूप से उपस्थित होता है, इसका यथार्थ निर्णय प्रमाण पत्र के कारण नितांत दुर्लभ कार्य है। इसमें नेपाली बृहत कथा संक्षिप्त तथा केवल कथाओं के वर्णन में एकमात्र आसक्ति दृष्टिगोचर होती है। इससे काव्य शैली का ग्रहण कर कथानक मंजरी में कथानक की बाह्य आख्यानों तथा अलंकित दर्शनों से स्वयं लादने का प्रयास नहीं है। बृहत कथा मंजरों में कलात्मक अंश का प्राचुर्य है। क्षेमेंद्र के कथाभाग को बहुत संक्षिप्त बना दिया है, यद्यपि उन्होंने नवीन पदार्थ तथा दृश्यों के वर्णन से उसे सुसज्जित तथा अलंकित बनाने का आसान प्रयास किया है। सोमदेव का बृहत कथा तरित सागर क्षेमेंद्र के ग्रंथ की अपेक्षा मात्रा में तिगुना है। सोमदेव की शैली बहुत ही सुंदर, प्रभावमय तथा वस्तु प्रधान है। वे अपने छोटे छोटे शब्दों को अलंकित करने में दत्तचित नहीं है। प्रत्युक्त कथानक को सुंदर ढंग से कहना ही उनका लक्ष्य प्रतीत होता है। बृहत कथा से बढ़कर प्राचीन कथाओं का अन्य संग्रह दूसरा कोई नहीं है। वाल्मीकि और व्यास के अतिरिक्त गुणाढ़ भी भारतीय कवियों के उपजीव रहे। कथानक की विचित्रता के साथ साथ रस का
परिपाक अच्छे रूप से किया गया है। इसके नायक हैं महाराज उदयन के पुत्र नरवाह दमयंत। वे अपने मित्र को मुख की सहायता से अपना प्रियतमा मदन मंजुखा के पानी ग्रहण करने का विद्याधरों का साम्राज्य प्राप्त करने में समर्थ होते थे। अवांतरकालीन में कथा साहित्य के ऊपर बृहत कथा का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा। रामायण तथा महाभारत के समान यह भी संस्कृत साहित्य का ज्वल्यमान हीरक है। महाकवि भाष्य, कविहर्ष तथा कवि भट्ट नारायण अपने नाटकों के प्रस्तुत ग्रहण के लिए बृहत कथा के विशेष रूप से ऋणी है। बृहत कथा की कीर्ति केवल भारत में ही सीमित नहीं है, अपितु बृहत्तर भारत में भी फैली हुई है। कविदंडी, सुबंधु और महाकवि वानभट्ट सभी ने अपने ग्रंथों में इसका आदर के साथ उल्लेख किया है। विक्रम भट्ट ने नलचंपू रामायण में तथा सोमदेव अपने यश तिलक चंपू में इसकी प्रचुर प्रशंसा की है। गोवर्धनाचार्य ने तो गुणाढ़ को महर्षि व्यास का नूतन अवतार बतलाया है। वानभट्ट बृहत कथा को भगवान शंकर की लीला के समान विस्मयकारिणी बतलाते हैं। बृहत कथाओं का सर्वाधिक प्राचीनतम गुणाढ़ बृहत कथा ही है। तथा उपदेशात्मक होती है कहाँ, जहाँ लोक कथा मनोरंजन प्रधान होता है तथा उसके पात्र भी
पशु पक्षी न होकर प्राय मनुष्य ही होते हैं। सामान्यतः लोकप्रिय व प्रीतिनिधि लोक कथा संग्रहों का उल्लेख इस प्रकार किया जाता है। लोक गाथाओं का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है गुणाढ़ कीर्ति बृहत कथा। कुछ लेखकों ने इसे पंचम शतक के रचना मानते हैं। डॉक्टर ब्यूलर इसका रचना काल प्रथम या द्वितीय शताब्दी मानते हैं तथा अधिकांश विद्वानों ने बृहत कथा का रचना काल विक्रम की प्रथम शताब्दी मानते हैं। मूल कथा पैशाची भाषा में लिखी गई है और उनमें 1,00,000 पदों का होना माना गया है। परंतु अभी यह उपलब्ध नहीं है तथा इसके निम्नलिखित 3 अनुवाद अभी भी उपलब्ध है। कौन कौन है? बुद्ध स्वामी की बृहत कथा लोक संग्रह, दूसरा है क्षमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और तीसरा है सोमदेव की कथा सहित सागर, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को सामने प्रस्तुत किए हैं। बृहत कथा से बढ़कर प्राचीन कथाओं का संग्रह दूसरा कोई नहीं है। वाल्मीकि व्यास के अतिरिक्त गुणाढ़ भी भारतीय कवियों के उपजीव्य रहे हैं। कथानक ललितता के साथ साथ रस का परिवार अच्छे ढंग से किया गया है। इसके नायक महाराज उदयन के पुत्र नरवाहन दत्त हैं। वे अपने मित्र गोमुख की सहायता से अपनी प्रियतमा मदन मुरैया से पानी ग्रहण करेंगी तथा विद्याधरों का साम्राज्य प्राप्त करने के समर्थ होते हैं। महाकवि भास हर तथा भट्टनारायण अपने नाटकों में वस्तु ग्रहण के लिए बृहत कथा के रूप में दंडी, सुबंधु, विक्रम भट्ट ने, गोवर्धनाचार्य ने तो गुणाढ़ प्रकट नमो उल्लेख करते हुए उनकी प्रशंसा भी की है। इसे बेताल पंचविंशति भी कहा जाता है और इसमें 25 कहानियाँ संकलित है जो बेताल भूत द्वारा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की पहेलियों के रूप में सुनाई गई है। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्ण।